सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर शशि प्रकाश, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। स्नातक अंतिम वर्ष की सभी छात्राओं का इस व्हाट्सएप ग्रुप में या तकनीकी संसाधनों के माध्यम से आप तक जो विषय से संबंधित सामग्री पहुंचाई जा रही है, आप सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते नियमित अध्यापन की प्रक्रिया बाधित है, इसलिए तकनीकी संसाधन के माध्यम से विषय से संबंधित सारगर्भित जानकारी या अधिक से अधिक विषय की समझ आप तक पहुंचाने की कोशिश महाविद्यालय के द्वारा रहेगी। इसी क्रम में आज हम स्नातक अंतिम वर्ष हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी कविता विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का चौथा काल आधुनिक काल है, जिसका प्रारंभ 1850 से माना जाता है। इस काल में पद्य के साथ साथ गद्य का विकास भी हुआ। पद्य के क्षेत्र में कविता के विविध विकास के चरण रहे। गद्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, एकांकी, आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी आदि विविध विधाओं का न केवल विकास हुआ, बल्कि ये विधाएं अपने आप में साहित्य के क्षेत्र में स्थापित भी हुई। आज हमारा विषय है आधुनिक हिंदी कविता की विकास यात्रा के विभिन्न जो चरण हैं, उन चरणों की क्या प्रवृत्तियां रही, कौन कौन से कवि उस युग के रहे और इस आधुनिक काल में उस वाद का या उस चरण का क्या महत्व रहा है। आधुनिक हिंदी कविता विकास के विविध चरणों में सर्वप्रथम जो चरण आता है वो भारतेंदु युगीन कविता है, यानी कि भारतेंदु युग। इसे डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहा, डॉक्टर बच्चन सिंह इसे नवजागरण काल भी कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र उस युग के युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। पद्य के साथ साथ गद्य में भी उन्होंने लेखनी चलाई और मात्र 35 वर्ष की अवस्था में उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन इतनी कम उम्र में उन्होंने साहित्य की इतनी ज्यादा सेवा की कि आज भी हिंदी साहित्य इतिहास में अगर साहित्यकारों की चर्चा होती है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का जनक माना जाता है और उन्होंने एक भारतेंदु मंडल तैयार कर दिया था, जो उसके इर्द गिर्द रह करके उनकी पृष्ठभूमि और उनकी विचारधारा, उनके भाव भंगिमा से प्रभावित होकर के अपनी काव्य रचनाएं कर रहे थे। आधुनिक काल रीतिकाल के बाद का काल है और निश्चित रूप से पूर्व काल का प्रभाव आगामी काल की प्रवृत्तियों पर या भावों पर जरूर पड़ता है। आधुनिक काल में भारतेंदु युगीन कविता एक प्रारंभिक कविता थी। उस युग में गद्य खड़ी बोली में लिखा जाने लगा और पद्य ब्रज भाषा में लिखा जाता, क्योंकि ब्रज भाषा पिछले काफी समय से काव्य भाषा के रूप में स्थापित थी। इसलिए एकदम उसे उखाड़ फेंकना या एकदम से किसी दूसरी बोली में या खड़ी बोली में काव्य रचना करना बड़ा मुश्किल था। इसलिए भारतेंदु युग के कवियों ने ब्रज भाषा में ही अपनी रचनाएं लिखी हैं। रीतिकाल में जो अतिशय श्रृंगारिकता थी, दरबारी संस्कृति थी, सामंती जीवन दृष्टिकोण था, उससे मुक्त होकर के इन कवियों ने राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम की भावना, सामान्य जीवन एवं सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करने वाला जो काव्य था, उसे हम भारतेंदु युगीन काव्य के अंतर्गत रखते हैं। इस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ साथ अनेक कवि हुए जिन्होंने इस काल में अपनी काव्य रचनाएं की तथा इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र
जो गद्यकार और पद्यकार के रूप में स्थापित थे। उन्होंने प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, गीत गोविंद जैसे काव्य संग्रह लिखे। इसी युग में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे, उनकी रचनाओं का संग्रह प्रेमघन सर्वस्व और जीर्ण, जनपद, मयंक महिमा आदि रचनाएं उल्लेखनीय हैं। प्रताप नारायण मिश्र, जो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, हास्य व्यंग्य कविताएं लिखना और निर्गुण भावना से युक्त कविताएं लिखना उनकी विशेषता थी। उन्होंने प्रेम पुष्पावली, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास आदि उल्लेखनीय रचना इस काल में की। ठाकुर जगमोहन सिंह, जिन्हें श्यामा स्वपन नामक एक बृहद उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है, उनकी प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजिनी दो सुंदर रचनाएं इस काल में मिलती हैं। अंबिका दत्त व्यास, पावस पचासा, हो होरी, सुरभि सत्सई आदि उल्लेखनीय रचनाएं मिलती हैं। अनेक कवियों ने भी इस काल में अपना योगदान दिया, कविताएं लिखी और भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व किया। अब हम जानते हैं कि भारतेंदु युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में किन किन प्रवृत्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया, युग की कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी जो युगीन काव्य में देखने को मिलती है, और कमोबेश सभी कवियों ने उन प्रवृत्तियों को अपनी रचना में स्थान प्रदान किया। प्रवृत्तियां किसी भी काल की पहचान होती है, इन्हें लक्षण या विशेषताएं भी कहते हैं, और इन्हें समान प्रवृत्तियों के आधार पर ही किसी काव्य का काल निर्धारण होता है। निश्चित रूप से भारतेंदु युग में जो प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं, उन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर इस काल के समय का निर्धारण किया गया है। जैसा कि हमने माना कि 1850 से 1900 का समय रहा है। इस काल में पूर्वकालीन जो रीतिकालीन काव्य धारा थी, जिसमें समय के हिसाब से या परिवेश के हिसाब से दरबारी चित्रण अधिक मिलता, नारी के प्रति संकुचित दृष्टिकोण, अतिशय श्रृंगारिकता, ये सभी चीजें मिलती थी। चूंकि समय बदल गया था, देश में स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे, इसलिए लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत हुई। अंग्रेजों के द्वारा जो निरंतर शोषण की चक्की में भारतीय लोगों को पीसा जा रहा था, उसके खिलाफ भी लोगों में भावनाएं जागृत हुई। इस स्थिति को युगीन कवियों ने पहचाना और उन्होंने देश प्रेम की भावना को अपनी कविता में अभिव्यक्त करना प्रारंभ किया। इसलिए इस युग को समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि यह जो काल था वो नवजागरण का काल था, जागरण सुधार का काल था, पुनर्जागरण का काल था, जिसमें कवियों ने जनता को सावचेत करने का प्रयास किया और इसी प्रयास में उनकी रचनाओं में कुछ प्रवृत्तियां निकल करके आई। इन प्रवृत्तियों का हम जिक्र करते हैं तो पहली जो प्रवृत्ति निकल करके आती है वो है राष्ट्रीयता की भावना, या हम इसे देशभक्ति और राजभक्ति के रूप में भी ले सकते हैं। युगीन कवियों ने अपनी कविता में देशभक्ति, देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना को सर्वोपरि समझा और उनकी अभिव्यक्ति भी की। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति के समर्थक भी थे और उन्होंने अपनी कविताओं में देशभक्ति और राजभक्ति का समन्वय स्थापित किया। उनका एक दोहा द्रष्टव्य है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात ये है अति खवारी। वो कहते हैं कि अंग्रेज की जो शासन व्यवस्था है अंग्रेजों की, वो ठीक है, उचित है, लेकिन इनके द्वारा हमारा शोषण करके हमारे देश के धन को बाहर ले जाना ये हमें सहन नहीं है।
इस प्रकार से राष्ट्रीय की भावना या राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, राष्ट्र के प्रति चेतना की भावना जागृत करने का काम युगीन कवियों ने किया। दूसरी प्रवृत्ति सामाजिक समस्याओं का चित्रण। पूर्वकालीन काव्य में दरबारी संस्कृति का चित्रण हुआ, लेकिन भारतेंदु युगीन कविता में समाज की जो परिस्थितियां थी, समाज की जो समस्याएं थी, उनका चित्रण हुआ। समाज में जो विधवा विवाह निषेध, नारी शिक्षा के प्रति क्या समस्याएं हैं, छुआछूत की समस्या थी, इनकी ओर ध्यान आकर्षित करने वाली कविताएं लिखी गई। सामाजिक रूढ़ियों का विरोध, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत को कविता का विषय इस युग में बनाया गया। बाल विधवाओं की दुर्दशा किस प्रकार से हमारे समाज में होती है, इस पर प्रताप नारायण मिश्र बहुत सुंदर लिखते हैं कि कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। कि किस व्यक्ति का कलेजा दुख से या टीस से भर नहीं जाता उन बाल विधवाओं की विपत्ति को देख करके, उनके संकट को देख करके। तीसरी प्रवृत्ति श्रृंगारिकता। अब हम यह चर्चा करेंगे कि रीति काल में अतिशय श्रृंगारिकता थी, तो आधुनिक काल के भारतेंदु युग में भी श्रृंगारिकता, लेकिन रीति काल में जो श्रृंगारिकता थी वो अमर्यादित थी, मांसल थी, नक्सिक सौंदर्य चित्रण थी, विलास के भाव को सुदृढ़ करने वाली थी। लेकिन भारतेंदु युगीन श्रृंगार का जो चित्रण है वो मर्यादित एवं गरिमामय चित्रण है, जिसमें संयोग और वियोग के सुंदर चित्र हमें देखने को मिलते हैं। अगली प्रवृत्ति है भक्ति भावना। भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता थी, तो रीति काल में रीति, श्रृंगारिकता और अलंकारिकता की प्रधानता थी। आधुनिक काल के भारतेंदु युगीन कविता में पुनः भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई। भारतेंदु युग में सगुण और निर्गुण दोनों ही प्रकार की भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई। स्वयं भारतेंदु जी पुष्टि मार्गीय भक्त थे, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, इसलिए वो श्री कृष्ण भगवान को अपना सब कुछ मानते थे और सगुण भक्ति में विश्वास करते हुए अपनी भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद लला वर्ष भानु दुलारी। कि मेरे तो वर्ष भानु दुलारी राधा और नंदलाल श्री कृष्ण भगवान एकमात्र मेरे आराध्य हैं, देव हैं, जिनके प्रति मैं अपने आप को समर्पित रखता हूं। तो दूसरी तरफ प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास ने संसार की नश्वरता, माया मोह के बंधन और विषय वासना की निस्सारता का चित्रण अपनी रचनाओं में किया, यानी कि निर्गुण भक्ति भावनाओं को अभिव्यक्ति इन्होंने प्रदान की है। ये लिखते हैं कि जो विषया संतन तजी ताही मूड लपटात, जो नर डारत वमन करी श्वान स्वाद सो खात। कि जिन विषयों को हमारे संत लोगों ने त्याग दिया है, उन्हीं जो विषय है, वासना है, उन पे मूड यानी कि मूर्ख व्यक्ति चिपटे रहते हैं, आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि व्यक्ति वमन करके, उल्टी करके डाल देता है और श्वान यानी कि कुत्ता उस उल्टी को बड़े स्वाद के साथ खाता है। अर्थात ये जो वासना के विषय हैं, इनको ग्रहण करना कतई हितकर नहीं है। अगली प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण एक ऐसी प्रवृत्ति है जो सभी युग की सभी काव्य धाराओं में देखने को मिलती है और कमोवेश सभी कवि प्रकृति का चित्रण करते हैं। युगीन कवियों ने प्रकृति के स्वच्छंद रूप के चित्रण को प्रधानता प्रदान की है, लेकिन साथ साथ में प्रकृति के अन्य रूपों का चित्रण भी इन्होंने किया है। आलंबन परक जो चित्रण है वो अधिक मिलता है। वर्षा, बसंत ऋतु, गंगा, यमुना, चांदनी आदि के सुंदर चित्रण इसमें देखने को मिलते हैं। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र आदि ने प्रकृति के सुंदर मनोहारी दृश्यों का चित्रण युगीन काव्य में
किया है। अगली प्रवृत्ति है हास्य व्यंग्य की प्रधानता। जब यह काल संकट का काल था, अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जा रहा था, अत्याचार किए जा रहे थे, उस समय में कवियों ने मानव मन को हल्का करने के लिए कुछ हास्य व्यंग्य की रचनाएं लिखी। तो कुछ इस प्रकार की रचनाएं लिखी जो समाज में व्याप्त हमारे जो कुरीतियां थी, जो अव्यवस्थाएं थी, जो सामाजिक अंधविश्वास थे, जो रूढ़ियां थी और अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, उस पर भी करारा चोट की, करारी प्रहार किया और तत्कालीन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी इन कवियों ने किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं अंधेर नगरी में लिखते हैं कि चूर्ण साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। यानी कि भ्रष्ट व्यवस्था पर कितना तीखा व्यंग्यात्मक प्रहार इस युग में मिलता है। अगली प्रवृत्ति है समस्या पूर्ति। इस काल के कवियों ने समस्या पूर्ति पर भी लिखा है। समस्या पूर्ति जो काव्य रचनाएं होती थी उनका एक अंग था। विभिन्न कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठियां हुआ करती थी और उनमें कवियों के द्वारा किसी दूसरे कवि को एक पंक्ति प्रदान कर दी जाती थी जिसपे उन्हें समस्या पूर्ति करनी होती थी और कविता करते करते अंत में तुकबंदी में उस पंक्ति को से जोड़ना पड़ता था। इस प्रकार की प्रवृत्ति युगीन काव्य में बहुतायत मात्रा में देखने को मिलती है। अगला विषय हमारा आता है काव्य भाषा। यह युग है कि खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों का युग था, जहां गद्य खड़ी बोली में लिखा जा रहा था तो पद्य ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था। क्योंकि ब्रज भाषा पूर्व प्रचलित काव्य भाषा थी जिसमें सुकुमारता, कोमलता थी और इसी वजह से एकदम से खड़ी बोली में कविता कर पाना युगीन कवियों के लिए मुश्किल था। इसलिए उन्होंने परंपरागत चली आ रही ब्रज भाषा में ही अपनी रचनाएं लिखी हैं। इसलिए युगीन जो काव्य भाषा है वो ब्रज भाषा ही है। अलंकार और छंद योजना की दृष्टि से देखें तो इस युग के कविता में वैविध्य देखने को मिलता है। विविध अलंकारों का प्रयोग इस युग में मिलता है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग सप्रयास न होकर के स्वाभाविक तौर पर हुआ है। दूसरी तरफ कवियों ने दोहा, चौपाई, कुंडलियां, रोला, सवैया आदि छंदों का प्रयोग वैविध्य के साथ किया है। अतः इन प्रवृत्तियों के समग्र अध्ययन से हम ये समझ सकते हैं कि युगीन जो काव्य है वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था, श्रृंगारिक शुद्धता का परिचायक था, भक्ति भावना की अभिव्यक्ति होती थी, प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है, सामाजिक समस्याओं पर चोट करने के लिहाज से व्यंग्य का सहारा लिया जाता है, समस्या पूर्तियों से कवित्व की पहचान होती है और ब्रज भाषा में सुंदर कविता लिखी जा रही है, ये स्थिति भी स्पष्ट हो रही है। और कला पक्ष की दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए अलंकार और छंद प्रयोग में भी वैविध्य देखने को मिलता है। धन्यवाद।